गए। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें है, आप लोग एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से। पहला प्रश्न है ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो डिफिनीशन है ऑडियो विजुअल एड्स का, चलिए हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है। तो आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि ऑडियो प्लस विजुअल, ऑडियो का मतलब क्या होता है, सुनना, समझ गए, और विजुअल का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। तो ऑडियो और प्लस में विजुअल हो जाए तो वही साधन हमारा एक बेहतर साधन हो जाता है, जिसमें ऑडियो और प्लस में कुछ दिखाई भी दे। जैसे एलसीडी, तो एलसीडी में क्या होता है, चित्र भी दिखाई देता रहता है और उसका आवाज़ भी सुनते रहते हैं, ऑडियो भी आता है। तो जिससे हम चित्र के द्वारा देख रहे हैं और आवाज़ के द्वारा सुनते हैं तो हमें चीज़ें पकड़ में आता है। अब मानिए कि कोई डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में क्या होता है, अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगाइएगा, स्पीकर नहीं लगाइएगा, तो डेस्कटॉप में कोई स्पीकर नहीं होता है, आवाज़ नहीं देता है उसमें, तो वह सिर्फ दिखाएगा, तो वह हो जाता है आपका क्या, विजुअल। जो दिखाएगा सिर्फ वह विजुअल, और जो सुनाएगा जैसे रेडियो, स्पीकर, यह सब सिर्फ सुनाएगा ही, तो यह हो जाता है आपका ऑडियो। और जहाँ से देखेंगे वो हो जाएगा विजुअल। और दोनों को अगर ये चीज़ें दोनों चीज़ें किसी एक में मिले तो वह हो जाता है ऑडियो विजुअल साथ वाला, समझ गए ना। अब ये ऑडियो विजुअल होता है, तो आप कहिएगा भाई यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो माय डियर, आप लोग देखते होइएगा कि आपके गांव में, मोहल्ला में स्वास्थ्य टीम आता है तो देखिएगा प्रोजेक्टर चलाता है, समझ गए, स्पीकर लगाएगा, प्रोजेक्टर लगाएगा, और वो आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता है, संदेश देना चाहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहेगा कि कैसे हम साफ़ सुथरा रखें, क्या जो है कैसे बचाव करें इन बीमारियों से। तरह तरह के देखते होइएगा, कहीं जहाँ बाजार जमघट रहता है वहाँ पे चालू कर देगा पिकअप पर और आप लोग को दिखाने लगता है, समझ गए। तो वह एक प्रकार से शिक्षा देने का तरीका है। अब लोगों के बीच में कॉपी पेन लेकर जाए सिखाने, तो लोग, किसको इतना टाइम है जो सीखेगा। और वह अगर एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जिसमें आवाज़ भी दे और साथ में कुछ देखने को भी मिले, तो लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाता है बगल में, देखने लगता है कि क्या है, तो थोड़ा वहाँ पे रुचि बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ऑडियो विजुअल एड्स एक शिक्षा का, एक प्रभावी शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके जरिए चाहे छात्र हो वह भी अपने शिक्षक से बेहतर तरीके से जो है कनेक्ट होकर सीख सकता है, शिक्षक उसको प्रभावी ढंग से सिखा सकता है, क्लियरिटी से सिखा सकता है, समझ गए ना, व्याख्या कर सकता है किसी चीज़ के बारे में। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण क्लियरिटी से स्वास्थ्य शिक्षा ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से दे सकते हैं, समझ गए। ऑडियो विजुअल एड्स एक वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है। जो क्या करता है आपके, कि संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में यानी सीखने में सहायता करता है, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना के लिए, स्पष्टता के लिए, संबंध बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए, मूल्यांकन हेतु करता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब सीधा समझिए कि यह एक शिक्षा का माध्यम है जिससे किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे कहीं भी किसी को कुछ बताना हो, तो उसमें भी जो है हम ऑडियो विजुअल के एड के माध्यम से प्रभावी ढंग से जो है हम किसी को समझा सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आप किसी को कुछ बताते हैं ना, तो वो बिल्कुल बताना बहुत आसान रहता है, स्पष्ट तरीके से बता पाते हैं, संबंध को क्लियरिटी कर पाते हैं, समझ गए ना, जिससे सामने वाला जो सीखने वाला हो उससे मन लगता है, उससे रुचि बढ़ता है और वह आपके शिक्षण में जो है भाग लेगा, समझ गए ना। तो यह जो है श्रव्य दृश्य साधन एक शिक्षा का माध्यम है, जिसके जरिए, जिसकी सहायता से जो है कोई शिक्षक हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, वह लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल प्रभावी ढंग से देता है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, समझ गए। इससे साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का जो है साधन करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देने में प्रभावी रूप से, समझ गए। एक टीचर भी जिस प्रकार से एक टीचर है, अब मानिए हमारे पास उतना बजट नहीं है, नहीं तो अगर हम चाहें आपके सामने कि एक जो डिजिटल बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड रखें और डिजिटल बोर्ड में हम खुद आएँ और आपके सामने यह नोट्स को जो है सामने से मैं बताऊं, तो आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन
बजट का प्रॉब्लम से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे भी मन रहता है कि डिजिटल बोर्ड लाए और वहाँ पे रेगुलर क्लास आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर कराए, जिससे आप लोग को और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उतना प्रभावी नहीं है जितना मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ना, जितना ये प्रभावी नहीं है जितना वो आपका एलसीडी डिजिटल बोर्ड वाला प्रभावी रहता। फिर भी बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को समझाने का, ठीक है। तो बाकी जैसे ही कभी हमें मौका मिलेगा, आ जाएगा बजट, तो ज़रूर आप लोग के लिए जो है डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, समझ गए। फिलहाल इसी पर पढ़िए। तो ये चीज़ें हो गया। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि ऑडियो विजुअल एड्स को हम कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले यह त्रिगामी इसे क्यों कहा गया है, यहाँ पे देखिए, यह त्रिगामी इसे क्यों कहा गया है, त्रिकोणीय इसे क्यों कहा गया है, त्रिकोणीय अधिगम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 3 तरीके से इस साधन का उपयोग करते हैं। 3 तरीके का होता है यह साधन। एक होता है ऑडियो एड्स, एक होता है विजुअल एड्स, और एक होता है ऑडियो और विजुअल दोनों मिलाकर होता है। जो ऑडियो भी एड्स होता है, ऑडियो जो साधन होता है, श्रव्य साधन, इसमें सिर्फ आप सुन ही सकते हैं। जैसे रेडियो पर समाचार सुनना, तो रेडियो पर हेल्थ का भी समाचार देता है ना, या फिर आप कोई चीज़ सुनते हैं सिर्फ सुनिएगा, तो वह ऑडियो वाला होता है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सब जो होता है आपका सिर्फ सुनाएगा आपको, यह दिखाएगा नहीं, सिर्फ सुनाएगा। और आपको सिर्फ कोई सुनाए तो आपका उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। रही बात ये विजुअल एड्स है, यहाँ पे बेचारा सिर्फ दिखाने का काम करता है, समझ गए, दर्शाने का काम करता है। यह ऐसा साधन है जिसमें सिर्फ किसी चीज़ को हम दिखा सकते हैं, उसमें हमें चाहें कि आवाज़ दे दे तो आवाज़ नहीं रहेगा। तो विजुअल का मतलब ही होता है कि दर्शाना, दिखाना। तो यहाँ पे जो भी साधन है सिर्फ दिखाएगा ही आपके चीज़ों को, समझ गए। जैसे चार्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, समझ गए, बोर्ड के द्वारा, फ्लैश कार्ड के द्वारा, टेक्स्ट बुक को, स्लाइड प्रोजेक्टर को, मैप्स को, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड को, यह सब आप इस पर कोई भी चीज़ हो सिर्फ उस पर दिखा ही सकते हैं। इससे आप चाहेंगे कि ब्लैक बोर्ड में हम आवाज़ दे दें, तो ब्लैक बोर्ड में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। फ्लैश कार्ड में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। पिक्चर में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सब आपका बुक होता है, किताब, तो किताब को सिर्फ दिखा ही सकते हैं ना अपने स्टूडेंट को, उसमें तो आवाज़ नहीं दे सकते हैं। तो विजुअल एड्स यही होता है जो सिर्फ आपको दिखाने वाला साधन है। अब तीसरा जो साधन है यह काफ़ी प्रभावी होता है, यह काफ़ी मजबूत होता है, इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लेता है। यह जो है लोगों को काफ़ी सीखने में मदद करता है, कोई भी चीज़ को, समझ गए, सीखने समझने में मदद पहुंचाता है। लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेता है क्योंकि इसमें ऑडियो के साथ साथ में विजुअल दोनों होता है। जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर जहाँ पे वीडियो भी प्ले रहता है और उसके वीडियो के हिसाब से आवाज़ भी चलता रहता है साथ में, तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, समझ गए ना, तो सिनेमा हॉल भी एक प्रोजेक्टर ही होता है। उसके बाद फिल्म प्रोजेक्टर हो जाता है, टीवी हो गया जिसमें भी आवाज़ चलते रहता है और आपका वीडियो देखते रहते हैं, समझ गए ना। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप वगैरह, वीसीडी प्लेयर हो गया, वर्चुअल क्लासरूम हो गया जिसे आजकल स्मार्ट क्लासरूम कहा जाता है, जिसमें प्रोजेक्टर लगा है और उसमें आपको टीचर रहते हैं, जहां आपको नहीं समझ में आए पूछिए, लेकिन वहां पे आवाज़ और सब चीज़ रहता है। मल्टीमीडिया, ड्रामा, नाटक जो होता है, जो करके दिखाते हैं, तो उसमें आवाज़ भी रहता है और आप दिखा भी सकते हैं, किसी को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो यह ऑडियो विजुअल एड्स सबसे प्रभावी होता है, समझ गए। तो यही त्रिगामी कहा जाता है। 3 तरह के होता है, एक ऑडियो वाला, एक विजुअल वाला और एक ऐसा होता है जो दोनों रहता है इसमें, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछेगा तो ज़रूर ये बताइएगा, लिखिएगा, ठीक है। आगे है माय डियर, अब यहाँ पे देख लीजिए, श्रव्य दृश्य साधन जो है ऑडियो विजुअल एड्स, इसके क्या उद्देश्य है। ऑडियो विजुअल एड्स के क्या उद्देश्य है, क्यों ये जो है खास क्यों है। तो यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है सबसे प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह शिक्षण को इफेक्टिव बनाता है, खास बनाता है, समझ गए। आगे है माय डियर, यह सीखने में रुचिकर व लाभदायक होता है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह दिखाता भी है, सुनाता भी है साथ में, तो यह लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, समझ गए, रुचिकर में लाभदायक होता है। शिक्षक को सिखाने में मदद करते हैं और सीखने के लिए आसान होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर पढ़ाते हैं ना, तो यह सिखाने में टीचर को मदद करता है ऑडियो विजुअल, साथ में यह सीखने में भी आसान होता है, समझ गए।
ज्ञान के विकास हेतु आवश्यक है। अब जो चीज़ें आप जैसे फिल्म हो गया, तो फिल्म को आप दिमाग में कैसे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि आप देखते रहते हैं और आवाज़ भी सुनाता है तो आपको दिमाग में बैठ जाता है कि वो फलाना सीन पर फलाना डायलॉग मारा था, समझ गए ना। तो इसीलिए यह ज्ञान के विकास में आवश्यक होता है। यह सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, समझ गए, क्योंकि यह समय के साथ चित्र के साथ दिखा रहा है तो स्पष्ट करता है। सुनने की अपेक्षा देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, बिल्कुल सही है। अब आपको सिर्फ सुना ही दिया जाए तो वह चीज़ें और वीडियो के साथ चीज़ें आपको सुनाया जाए तो ज़्यादा कौन याद रहेगा, ज़्यादा वीडियो जो देखकर आप चीज़ें सीखे हैं। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा ऊर्जा व समय की बचत होती है। अब जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, इससे समय और साधन दोनों का जो है बचत होता है ऊर्जा का। यह श्रोताओं में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और यह जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो श्रोता है, उसमें यह जो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, मतलब दिलचस्प बनाता है उसके लिए, समझ गए। तो इस प्रकार से माय डियर यह मेरा जो है उद्देश्य था ऑडियो विजुअल एड्स का। तो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। 5 नंबर में पूछेगा, आप बता दीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, अब जो लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी तो बता दिए, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में समझ लिए होंगे, बट लिखना हो तो इंग्लिश में 2-4 बार इसको जरूर पढ़िए। सामने यूनिसेफ है, देखिए यूनिसेफ और WHO, इस दो के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये दोनों में से आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिसेफ को हम लोग शॉर्ट में कहा जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, समझ गए। यूनिसेफ एक संस्था है, एक एजेंसी है। WHO भी एक एजेंसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यूनिसेफ भी आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। दोनों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एजेंसी है, चाहे वो WHO हो चाहे यूनिसेफ हो, दोनों इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। यूनिसेफ जो है चाइल्ड के बारे में काम करता है, चाइल्ड के अधिकारों को सुरक्षा करता है, बच्चे को कौन सा टीकाकरण देना है, मापदंड ये सब तैयार करता है। बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे होते हैं आपातकाल से, इमरजेंसी कंडीशन में, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनका दवा प्रोवाइड करना, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है ये सारे चीज़। इसीलिए इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र नाम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इसमें सभी राष्ट्र जो है, सभी नेशन जो है संयुक्त रूप से इसका हिस्सा है, समझ गए। इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा गया है। ओके, इसकी स्थापना जो है, यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना, इसका फुल फॉर्म, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन इमरजेंसी, समझ गए, फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। ओके, उसके बाद देखिए यूनिसेफ की स्थापना इतना में हो गया, पता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको कहते हैं, या यूनिसेफ इसी का नाम है। इसकी स्थापना आरंभिक उद्देश्य जब यह किया गया था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, आप लोग को पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, आप लोग कमेंट करके बताइए, जीके का प्रश्न है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका जो है समापन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें बहुत सारे देश के बच्चे जो है तितर बितर हो गए। चूँकि युद्ध होने के बाद देश का जो हालात होता है बद से बदतर हो जाता है। चाहे किसी भी देश में युद्ध छिड़े, उस देश में बहुत सारे जालमान, बहुत सारे खाने के संसाधन वगैरह वगैरह सब पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है, संकट आ जाता है। तो उस स्थिति में जब विश्व युद्ध दूसरा जब समाप्त हुआ, तो उसमें बहुत सारे देश के जो बच्चे थे इधर से उधर तितर बितर हो गए। जो बच गए उनको खाने के लिए लालच पड़ने लगे, मीन्स खाने में जो है दिक्कत होने लगा। बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधा जो बच्चे को मिलना चाहिए, टीकाकरण, दवाई वगैरह, वह नहीं मिल पाया। तो इसके लिए यह जो है यूनिसेफ आगे आया। यूनिसेफ एक संस्था के रूप में आगे बढ़ा और इसकी स्थापना की गई, समझ गए। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है, उन्होंने 11 दिसंबर 1946 के की थी, समझ गए। 1953 में यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। आप लोग को पता है, जीके जब पढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य भी है और अस्थायी सदस्य भी है, समझ गए। तो इसी प्रकार से यह जो संस्था है वह संयुक्त राष्ट्र का जो है अस्थायी सदस्य, परमानेंट जो है मेंबर बन गया। ओके, 1953 में। लेकिन स्थापना कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का क्या काम है आगे आप लोग जानिएगा विस्तृत में। बाकी इतना समझ लीजिए कि यूनिसेफ क्या होता है, समझ गए। आगे देखिए इसका उद्देश्य और कार्य क्या है, मतलब यूनिसेफ क्यों स्थापना किया गया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य पर्पज था। तो चलिए समझ लीजिए।
तो देखिए, अल्प विकसित व विकासशील देशों में अस्थायी बाल स्वास्थ्य व कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करता है। मैंने पहले ही बताया कि यूनिसेफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला बच्चे के लिए विभिन्न तरीके के मदद करना यूनिसेफ का लक्ष्य है, यूनिसेफ का उद्देश्य है। यूनिसेफ एक संस्था की तरह काम करता है जिसमें संपूर्ण विश्व के बहुत सारे देश इसमें संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा है, सदस्य है इस संस्थान एजेंसी का, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र का जो है संस्था एजेंसी माना जाता है। और इसका काम है इस संस्था का कि जो भी अल्प विकसित मतलब कम विकसित देश है या फिर जो विकास के पटरी पर अभी चल रहा मतलब विकासशील जो देश है, वह वैसे देशों में बाल स्वास्थ्य कल्याण सेवा की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना, जिसमें बच्चे को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी जैसे टीकाकरण वगैरह का सहायता देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। समझ गए? यह संस्था 190 से अधिक देशों में जो है काम कर रहा है, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राष्ट्र नेशन जो है मिलकर इस संस्था को चलाता है या फिर बनाया गया है। ओके, तो यह हो गया इसका उद्देश्य। आगे और देखिए, यह रोग परियोजनाओं के लिए आपूर्ति उपलब्ध कराता है। यह यूनिसेफ जो होता है, जो भी डीजेज होता है, उसमें कार्यक्रम के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरी होता है उसको उपलब्ध कराता है, जैसे टीकाकरण के लिए इम्यूनाइजेशन टीका वगैरह उपलब्ध कराना, समझ गए, प्रचार प्रसार करना रोगों के बारे में, तमाम चीज़ों को आपूर्ति को यह उपलब्ध कराती है। समझ गए? यह शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में रोजगार हेतु लोगों को प्रशिक्षित करती है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में विभिन्न नए चीज़ जो आते हैं तो उसके रोजगार में उस क्षेत्र में रोजगार हेतु यह ट्रेनिंग भी करवाने का काम करता है। समझ गए? यूनिसेफ विश्व में टीका का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, वह WHO के साथ मिलकर कार्य करता है। यूनिसेफ जो होता है ज़्यादातर टीकाकरण बच्चों को ही लगता है, तो इसीलिए यूनिसेफ जो है पूरे विश्व में टीका जो होता है ना, वैक्सीन, उसका सबसे जो ज़्यादा जो सप्लायर होता है यह आपके यूनिसेफ ही होता है, और यह WHO के साथ में मिलकर कार्य करता है सभी देश में। ओके, वर्ष 1989 में बाल अधिकारों की घोषणा की है जो सभी सदस्य देशों में लागू है। यूनिसेफ ही जो है बाल अधिकार की घोषणा किया, जिसमें सभी देश जो है इसमें लागू किया गया सभी देशों में कि बाल के लिए, बच्चे के लिए कौन कौन से अधिकार है। अगर कोई बच्चे के अधिकारों की हनन करेगा, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। समझ गए? तो 1989 में बाल अधिकार भी घोषित किया गया। आगे है, यह बच्चों की सुरक्षा विश्व की दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रों को प्रतिबद्ध करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। यह बच्चे को सुरक्षा कैसे देना है, उसके विकास कैसे करना है, बच्चे को इस दिशा में कार्य करता है, और साथ में सभी देशों को जो है प्रतिबद्ध करता है कि आप अपने अपने देश में अपने बच्चों को सुरक्षा और विकास के लिए जो है कैसे क्या काम करते हैं, इसके लिए एक सम्मेलन करवाता है। बताया जाता है इस सम्मेलन में कि कैसे अपने देश के बच्चों को उत्थान करना है, उसे सुरक्षा, उसका विकास करना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया जाता है। ओके, ORS है। ORS रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, स्तनपान को प्रोत्साहन करना, ग्रोथ चार्ट, मॉनिटरिंग रणनीतियों का प्रयोग कर बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब यूनिसेफ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर बच्चे के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो यह ORS हो, किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण हो, स्तनपान हो, विकसित करने बच्चे का जो विकास का जो चार्ट हो, ग्रोथ चार्ट, उसको मॉनिटरिंग करना, उसके रणनीतियों को कैसे प्रयोग करना है, बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों के विरुद्ध जो है लिए यह काम करता है यूनिसेफ। ओके, विश्व में बच्चों की स्थिति पर एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करना, विश्व में कितना जो है बच्चे का डेथ रेट है, कितना जन्म रेट है, समझ गए, इसके लिए यह बच्चे की स्थिति पर एक एनुअल रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष जारी करती है। कौन? यूनिसेफ। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यह यूनिसेफ का उद्देश्य और कार्य हो गया, समझ गए। अब यूनिसेफ जो है आपको वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी यह करता है। यूनिसेफ पूरी तरह स्वैच्छिक योगदानों पर निर्भर है। इसका 3/4 आय विभिन्न सरकारी विभागों से आती है। वही शेष कोष एकत्र अभियानों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दान से प्राप्त होता है। 4 हिस्सा में
3 हिस्सा जो होता है वह क्या करता है, यह खुद के योगदान पर निर्भर करता है और यह योगदान सब जो है विभिन्न सरकारी विभागों डिपार्टमेंटों से आता है, समझ गए। तो ये 3/4 यहाँ से आ गया। एक जो हिस्सा होता है वह जो है विभिन्न प्रकार के संगठन हो गया, ट्रस्ट हो गया, व्यक्ति हो गया, जो बड़े बड़े होते हैं वह बच्चे के लिए जो है दान करते हैं यूनिसेफ के फंड में, ताकि यूनिसेफ बच्चों को विभिन्न देशों में मदद कर सके। तो यूनिसेफ एक जो है क्या है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा वह सरकारी विभागों से उसके पास आता है। और साथ में जैसे बड़े बड़े किसी देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, नेता है, बड़े बड़े व्यक्ति है, बिजनेसमैन, वो लोग क्या करते हैं कि यूनिसेफ के पास डोनेट करते हैं, दान करते हैं और वह यूनिसेफ जो है इस सभी पैसों को या ये सभी आर्थिक के जरिए विभिन्न देश में बच्चे को मदद पहुंचाता है, समझ गए। तो यह आर्थिक व्यवस्था यहीं से होता है, समझ गए। तो यह यूनिसेफ के बारे में मैं आपको बता दिया डिटेल में, कब क्या हुआ, क्या काम करता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, सारा चीज़ बता दिए। 5 नंबर के लिए इतना काफ़ी है, अगर आप लिख दीजिएगा तो, समझ गए। तो 5 नंबर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे रखा है, इंग्लिश आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश में बताना है, अगर इंग्लिश में आप तैयारी करते हैं तो, समझ गए चीज़ों को। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। आपके पास प्रश्न है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रश्न कहता है, यह प्रश्न 2019 में एमपी में पूछा गया था 10 नंबर में, समझ गए। 10 नंबर में पूछा यह गया था कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य के आयाम और निर्धारक तत्वों के बारे में लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर में। तो हो सकता है इस बार भी आने की संभावना है कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य के आयाम मीन्स डायमेंशन और स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं बताइए। तो चलिए आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक अच्छे क्वेश्चन को। ओके, मैं बार बार बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य क्या होता है। चलिए स्वास्थ्य को आज फिर से देख लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य WHO के अनुसार, चूँकि WHO एक संस्थान है, एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर, तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हो उसमें कर सकता है चेंजेज वेंजेज। तो WHO ने हेल्थ का एक परिभाषा दिया। हेल्थ का परिभाषा क्या दिया आपके सामने है, देखिए। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य रोग का न होना या अशक्तता मात्र नहीं है। WHO ने बताया कि जो स्वास्थ्य है, अक्सर लोग क्या मानता है कि हम रोग से मुक्त है मतलब स्वस्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य मेरा सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO इस बात को नकारता है। WHO कहता है कि स्वास्थ्य जो है रोग का न होना ही एकमात्र विषय नहीं है, समझ गए। अशक्तता मात्र मतलब रोग का न होना या फिर डिजेबिलिटी मतलब अपंगता या किसी काम को करने में असमर्थ, यही मात्र नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। WHO को कहना है कि हम रोग से मुक्त है मतलब कोई रोग नहीं है, फिर कोई अशक्तता नहीं है मतलब कोई डिजेबिलिटी नहीं है, यही एक रोग नहीं हो गया, यही एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो गया। स्वास्थ्य का मतलब है कि एकदम बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हो, एकदम मानसिक रूप से फिट हो और साथ में वह अपने सामाजिक संतुलन में भी जो है उसका एकदम भागीदारी अच्छा हो, तभी जाके व्यक्ति एक संतुलित एक जो है क्या होता है स्वस्थ होता है, समझ गए। मतलब हम अपने समाज में सबसे पैटर्न एक एडजस्टमेंट बना रहे हैं, हमारा शारीरिक फिजिकल भी ठीक है, मेंटली हम भी सही है, तो तीनों कंडीशन सही है तब जाके एक स्वास्थ्य का अच्छा परिभाषा होता है। आप ये समझते हैं कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं है मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है, साथ में हमारा जो एबिलिटी है फिजिकल एबिलिटी उसमें कोई डिजेबिलिटी नहीं है, कोई अपंगता या फिर असमर्थता नहीं है, तो हम सही है। तो ये दोनों तो हैं ही, साथ में आपको अपने पर्यावरण के साथ में भी अगर आप सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को गंदगी कर रहे हैं, तो फिर वह स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए आपको मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण तीनों जो है तंदुरुस्त होना होगा, तभी एक स्वास्थ्य का बेहतर परिभाषा होगा। तो यह WHO कहा। ओके, चलिए अब स्वास्थ्य के आयाम की बात है, तो चलिए हम देखते हैं स्वास्थ्य के आयाम। हेल्थ डायमेंशन WHO द्वारा दी गई परिभाषा में स्वास्थ्य 3 मापदंड शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आयामों का वर्णन है। मैंने बताया कि WHO ने जो परिभाषा दिया उसमें ही 3 चीज़ें हैं, अभी ऊपर देखे हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, यही 3 आयाम का वर्णन किया गया कि अगर ये तीनों आयाम बेस्ट है तो जो है यह क्या है, हेल्थ आयाम व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। ओके,
स्वस्थ बनाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ जो है आपके स्वास्थ्य के आयाम हैं जो आपको स्वास्थ्य पर जो है निर्भर करता है कि स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा कब नहीं ठीक रहेगा, समझ गए। तो इसके आयाम डायमेंशन में आध्यात्मिक भी आता है जिसको आत्मिक बोलते हैं, इमोशन भावनात्मक, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, और व्यवसायिक मतलब ऑक्यूपेशनल या बिजनेस कहिए। ये सारे के सारे आयाम भी जो है आपके स्वास्थ्य के आयाम है। मतलब इन तीनों के अलावा इस सब भी आपके स्वास्थ्य को आयाम है। ये सब आपके स्वास्थ्य को क्या करता है, डायमेंशन मतलब एक आयाम तैयारी करता है कि अगर ये सब चीज़ें अगर होगा आपके आसपास बेहतर तो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र भी बेहतर रहेगा। ओके, स्वास्थ्य के कुछ आयाम निम्न प्रकार है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है शारीरिक, फिजिकल हेल्थ। अभी ऊपर बताए हैं फिजिकल, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, ये तीनों हेल्थ WHO के द्वारा बताया गया आयाम है। उसके बाद कुछ और देखेंगे। जैसे शारीरिक फिजिकल हेल्थ है। ओके, व्यक्ति के अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के संकेत है अच्छी त्वचा, बाल चमकती हुई, आंखें स्वच्छ, नाखून स्वच्छ, तंदुरुस्त शरीर, अच्छी भूख होनी चाहिए, अच्छी पाचन शक्ति है, सक्रियता है आपके अंदर, संपूर्ण चेतना है, कॉन्शियस है, BP नॉर्मल है, रिस्पायरेशन ठीक है। तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य है। तो आप मानते हैं कि शारीरिक रूप से हम ठीक है। अगर आपका बाल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बाल वाइट है, सफ़ेद है, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। त्वचा आपका रूखी रूखी सा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो यह भी समस्या, समझ गए। आंखें अगर सही नहीं है तो यह भी गड़बड़, स्वच्छ अगर नाखून नहीं है यह भी गड़बड़, तंदुरुस्त शरीर नहीं है तो यह भी गड़बड़, भूख अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बीमारी है कोई, समझ गए। पाचन अच्छा नहीं है तो यह भी गड़बड़ वाला बात है। आपका शरीर का एक्टिविटी नहीं है मतलब आप सैडनेस है, समझ गए। संपूर्ण चेतना, कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है मतलब आप शारीरिक रूप से आप थके हैं। BP नॉर्मल नहीं है, श्वसन दर नॉर्मल नहीं है, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करेगा, तय करेगा। अगर इन सब चीज़ों में गड़बड़ी आएगा, स्वस्थ नहीं होगा, तंदुरुस्ती नहीं होगा, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। तो फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है आपके स्वास्थ्य के आयाम में। पहला हो गया। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से कितना मजबूत है, मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही आपके महत्वपूर्ण आयाम है मानसिक आयाम, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, समझ गए। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वही मानसिक आयाम, मानसिक स्वास्थ्य को पूरा करते हैं। जैसे एक मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसके अंदर भावनाओं पर नियंत्रण करने का कैपेसिटी होगा। वह अपने अंदर की कमियों को पहचानेगा और उससे जो है दूर करेगा। अपने अंदर के चीज़ों को ज्ञान होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, वही अंतर्दृष्टि होता है। जीवन का उसके अंदर एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक गोल के साथ आगे बढ़ेगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। स्वयं निर्णय ले पाना, जो स्वस्थ होगा मानसिक रूप से वह खुद का निर्णय ले पाएगा। वह समस्या का भी अलग अलग समाधान करके समस्या को सुलझा लेगा। जीवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करेगा। तो यह एक जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य आयाम, मानसिक स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के आयामों को क्या करता है, पूरा करता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आपके अंदर ये सब लक्षण होगा और आप जो है मानसिक रूप से बेहतर स्वास्थ्य को फील कर पाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डायमेंशन है, जो आयाम है, वह स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर रहा है आपका मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। फिर आपका अगर मानसिक स्वास्थ्य लक्षण सही नहीं होगा तो आपके अंदर चिड़चिड़ा, टेंशन, दुख, समझ गए, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ समायोजन नहीं बन पाएगा, समझ गए। आप अपने चुनौतियों से पार नहीं पा सकते हैं। आपको अंदर खुद से निर्णय लेने में दिक्कत होगा। आपके अंदर क्या गुण है, अवगुण है, उस पर आपका काबू नहीं होगा। आप अपने अंदर के कमियों को नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ गए। तो ये सारे चीज़ जो है एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में होता है। बाकी स्वस्थ व्यक्ति ये सब होता है। ओके, तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य ये भी आयाम को पूरा करता है। ओके, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। अब 3 तो यही हो गया WHO के अनुसार। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति का समाज में समायोजित ढंग से जीवन जीना, अच्छा व्यवहार कौशल, आत्मविश्वास, अन्य से सहानुभूति रखना, पारिवारिक और सामाजिक भूमिका का सही से निर्वहन कर पाना, उसे सामाजिक स्वस्थ होने का संकेत है।
माय डियर, सामाजिक स्वास्थ्य के संकेत होने का मतलब होता है कि आप अपने समाज में जो, चूँकि प्राणी जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना ही है, चाहे वो शहर में रहे चाहे गांव में रहे, उसे अपने आसपास के समाज में रहना ही है। और वह अपने समाज में कितना ज़्यादा तालमेल बैठा के चलता है, कितना ज़्यादा बेहतर ढंग से चलता है, कितना वह दूसरों के लिए सोचता है, कितना अपनों के लिए सोचता है, कितना पर्यावरण के लिए सोचता है, यह सब के सब सामाजिक स्वास्थ्य को बनाता है। समझ गए? अगर आपसे आपके पड़ोस में हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा होते रहेगा तो आप अपने आसपास क्या होंगे? प्रेम नहीं, आप अपने आसपास दोस्त नहीं, दुश्मन को क्रिएट करते जाते हैं। तो वह आपके सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, खतरनाक होता है। इसीलिए लोग कहता है कि जहाँ भी रहिए, जिस भी समाज में, मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, एक दूसरे के साथ में मदद करें, ताकि आपके कोई शत्रु न बने, आपको भी समय पड़ने पर मदद करे। और यही आपका एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है। समझ गए? साथ में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, आप अपने व्यवहार कौशल के विरुद्ध पर्यावरण में एक दूसरे को मदद करने का प्रयास करते हैं, समाज में एक समायोजित ढंग से जीवन जीते हैं, वही हमारा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। ऐसा ना कि समाज में दंगा फसाद करे, मारपीट करे, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करे, समझ गए, पर्यावरण को दूषित करे, अपने घर में ही अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, समझ गए। तो ये सब एक सामाजिक स्वस्थ हेल्दी सोशल का जो है लिए अच्छा नहीं रहता है। समझ गए? तो यह तीसरा सोशल हेल्दी हो गया, और यह एक अच्छे सामाजिक होने का, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य होने का संकेत देता है। चौथा है, कहता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है तनाव व दबाव का निवारण कर पाना, नैतिक मूल्यों को पालन करना, आत्मचिंतन, जीवन का दर्शन विकास इत्यादि स्वास्थ्य को आध्यात्मिक आयाम है। स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम का मतलब होता है कि आप अपने अंदर आ रहा जो भी दबाव तनाव है उसको कितना ज़्यादा निवारण कर पा रहे हैं। समझ गए? आप अपने मोरल जो नैतिकता है, जो मूल्य है, उसको आप कितना पालन करते हैं अपने नियम के। समझ गए ना? आप अपने आत्मचिंतन, खुद के चिंतन कितना करते हैं, अपने जीवन में का दर्शन, अपने जो जीवन का जो आपका दर्शन है उसका विकास कैसे, मतलब एक प्रकार से आध्यात्मिक हेल्थ, आध्यात्मिक रूप से आपका स्वास्थ्य जो है, आध्यात्मिक जो आयाम होता है, यह भी आपके स्वास्थ्य के एक आयाम को बनाता है। समझ गए? अब है हमारा लास्ट वाला है पांचवा, व्यवसायिक आयाम। व्यवसायिक आयाम का मतलब होता है कि सफल प्रोफेशनल जीवन भी स्वास्थ्य का एक आयाम माना जाता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन की सभी ज़रूरतें पूर्ण कर पाना व समाज हेतु प्रोडक्टिविटी लाइफ जीना इत्यादि व्यवसायिक स्वास्थ्य के संकेत है। अब व्यवसायिक स्वास्थ्य का आयाम का मतलब ये नहीं होता है कि दुकान खोल के बैठ जाए, बिजनेस करे, तो यह व्यवसायिक आयाम होता है। व्यवसायिक आयाम का मतलब होता है कि आप अपने प्रोफेशनल जीवन में, समझ गए, प्रोफेशन जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में आप कितना ज़्यादा संतुष्ट है, कितना ज़्यादा जो है सफल है, यह भी एक प्रकार का व्यवसायिक आयाम है। जैसे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख रहते हैं, आप अपने पद को लेकर, आप अपने प्रतिष्ठा को लेकर, आप अपने कामों को लेकर अगर बहुत ज़्यादा दुखित रहते हैं, तो यह स्वास्थ्य के आयाम में नहीं आता है। अगर आपका स्वास्थ्य के आयाम में व्यवसायिक आयाम अगर बेहतर रहता है, मीन्स आपका प्रोफेशन आपका संतुष्टि बनता है, प्रोफेशन आपको जीवन में बेहतर एक राह दिखाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करना हो, या फिर आप अपने प्रोफेशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी लाइफ, मतलब किसी को एक ऐसा लाइफ देते हैं जिससे आपके अंदर एक संतुष्टि आता है, तो वही स्वास्थ्य संकेतक होता है। जैसे आप नर्स है तो आपका प्रोफेशन क्या हो गया? नर्सिंग। समझ गए? व्यवसाय आपका क्या है? नर्सिंग। अब आप नर्स के रहते हुए, नर्स के पद पर रहते हुए अगर आप अपने आत्मनिर्भर हैं, उससे संतुष्ट है, इतना आपको पैसे सैलरी मिल रहा है जिससे आप जीवन अच्छे से जी सकते हैं, आप उससे संतुष्ट है, आप अपने स्टाफ नर्स के पद पर है, उस पद से संतुष्ट है, यानी आप अपने प्रोफेशनल जीवन में भी संतुष्ट है, तो यही एक व्यवसायिक आयाम हो जाता है। बहुत लोग जो है मानसिक रूप से इस चीज़ से सोचते सोचते पीड़ित हो जाते हैं कि मैं इतना मेहनत किया और आज चपरासी बन के रह गए हैं, हम इतना काम करते हैं लेकिन पैसा हमको 18-20 हज़ार मिल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना किसी को कुछ दे पा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यवसायिक आयाम भी जो है स्वास्थ्य का एक बेहतर आयाम होता है। तो इस प्रकार से आपका आयाम यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे आता है निर्धारक तत्व, हेल्थ डिटर्मिनेंट। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे आपके आसपास या आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में तत्व है जो आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा निर्धारित करता है कि अगर इन सब चीज़ों को आप बेहतर बनाएंगे तो
स्वास्थ्य जो है आपका हेल्थ जो है वह सही रहेगा। अगर ये सब चीज़ गड़बड़ है तो आपका हेल्थ भी जो है गड़बड़ होगा। यानी सीधा सीधा इन सब चीज़ों के द्वारा आपके हेल्थ को निर्धारण किया जाता है कि अगर इन सब चीज़ों बेहतर रहेगा तो आपका हेल्थ बेहतर रहेगा, अगर ये सब तत्व गड़बड़ है तो आपका हेल्थ गड़बड़ रहेगा। समझ गए? चलिए, तो देखिए कौन सा तत्व है जो आपके हेल्थ को सीधा सीधा निर्धारित करता है। वे कारक जो स्वास्थ्य स्तर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार से प्रभावित करते हैं, मीन्स वही है गड़बड़ करते हैं, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य इन सभी कारकों की अंतरक्रिया इंटरेक्शन का परिणाम है, जिससे आपके स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बदौलत सही रहेगा, और अगर गड़बड़ होगा तो गड़बड़ होगा। यही हेल्थ को निर्धारित करता है। चलिए अब कौन कौन से तत्व है देखते हैं। पहला पॉइंट है आनुवांशिकता, हेरिडेटरी। पहला तो है आनुवांशिक चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को निर्धारित करता है। अब आनुवांशिकता में आता है क्रोमोसोमल बेस्ड, जैसे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा, समझ गए? क्रोमोसोमल डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा का जो है मंगोलवाद जिसे कहते हैं, मुंह नाक जो है छोटा छोटा, सर बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर छोटा छोटा, बॉडी फूला हुआ, तो यह आनुवंशिकता का जो है या और सारे जो है डिजीज होते हैं, आप लोग पढ़िएगा सेकेंड ईयर में। आनुवंशिकता के कारण मेंटल रोग भी हो जाता है। तो आनुवंशिकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सीधी सीधी बात निर्धारित करता है। दूसरा है वातावरणीय कारक। वातावरणीय मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब मान गए जल है, भोजन है, हवा है, सब तो वातावरण से ही प्राप्त करते हैं। इकोसिस्टम है, सामाजिक वातावरण है, ये सब हमारे वातावरणीय कारक ही हैं। अगर इन कारकों पे किसी प्रकार के प्रभाव पड़ेगा तो आपके हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सब कारक आपके बेहतर है तो मतलब आपके स्वास्थ्य को भी निर्धारित अच्छा करेगा। तो ये सब चीज़ें होता है। तीसरा है यहाँ पे जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी आपके स्वास्थ्य को सीधा सीधा क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे रहन सहन का तरीका, भोजन, नींद, आराम, शारीरिक गतिविधियाँ। आपके जीवन शैली कैसा है यह आपके जो है स्वास्थ्य को सीधा सीधा चैलेंज करता है, निर्धारित करता है। अगर आपका रहन सहन यानी भोजन, नींद, आराम, शारीरिक गतिविधि ये सब अगर बढ़िया है तो आपका लाइफ स्टाइल में स्वस्थ रहेंगे आप, और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक का मतलब है कि आप कौन सा काम करते हैं, आपका एजुकेशन कितना है, आर्थिक स्तर कैसा है, यह सब व्यक्ति को सामाजिक में क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जैसे कोई बहुत अच्छे शिक्षा लेकर भी बेरोजगार हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। समझ गए? किसी का व्यवसाय बढ़िया से चल रहा है तो बहुत खुश रहता है वो। किसी का स्वास्थ्य व्यवसाय बढ़िया से नहीं चल रहा है, मतलब उसके कर्म, उसके प्रतिष्ठा के हिसाब से उसे काम नहीं मिल रहा है, उसे योग्यता के अनुसार उसका व्यवसाय एक्यूपेशन नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आर्थिक स्थिति वही है कि अगर व्यक्ति का आर्थिक स्थिति सही है तो बिल्कुल मस्त रहता है। अगर पैसे आमदनी है तो ठीक है, अगर आमदनी नहीं आते रहता है तो व्यक्ति परेशान भी हो जाता है। समझ रहे हैं? पांचवा है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में जो राजनीति का व्यवस्था है वो कैसा है। क्या आपके आसपास लोगों के लिए राजनीतिक व्यवस्था ऐसा मजबूत है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, कुछ नीतियां ऐसा है जो आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रोवाइड कराता है। वह राजनीतिक व्यवस्था भी जो है आपको क्या करता है, स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। अगर आपके राज्य में, आपके एरिए में स्वास्थ्य राजनीतिक व्यवस्था सही नहीं है, नेता सही नहीं है, तो फिर जो है हेल्थ में वही जो है आना जाना लगा रहेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। वहाँ का नीति भी खराब रहेगा। समझ गए? इन सब चीज़ों से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का तंत्र कैसा है, अगर ये बढ़िया है तो आपके आसपास ही बढ़िया सरकारी में जो है इलाज मिल जाएगा। संबंधित निर्णय, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित निर्धारित करते हैं। यहाँ पे है छठा है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, वह सभी स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जैसे आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पता है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे कर सकते हैं। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पता है तो इससे रोग नियंत्रण होगा। माता व शिशु को संबंधित कार्यक्रम के बारे में बताना। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में पता है तो टीकाकरण लेके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छे निर्धारित कर सकते हो। समझ गए? रोकथाम सेवा मतलब रोकथाम कर सकते हो बीमारियों का। स्वास्थ्य प्रोत्साहन सेवाएं, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह सब स्वास्थ्य सेवा है जो क्या करता है, आपके हेल्थ को डिटर्मिनेट्स करता है, निर्धारित करता है। समझ गए ना?
सातवां है अन्य कारक। कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसा है। अगर बढ़िया है, पैसे आता रहेगा तो थोड़ा भी बीमारी होगा तुरंत जाके हम दिखाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं रोजगार रहेगा तो फिर सोचेंगे, बीमारी लेकर झेलेंगे। समझ गए। परिवार कल्याण कार्यक्रम, गरीबी निवारण के उपाय, ये सब चीज़ें अगर आपके आसपास है तो फिर स्वास्थ्य बढ़िया से निर्धारित होगा। अगर ये सब चीज़ आपके पास नहीं है तो यही एक कारक है जो आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करेगा और आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये सातों कारक जरूर याद रखिएगा। मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और इधर इंग्लिश टोटल दे दिए हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश कंप्लीट है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।